Hi aspirants. So this is another video which talks about a very important part of your general English. ये एक ऐसा वीडियो है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट आपके जनरल इंग्लिश का है, उसके बारे में बात करता है. और ये क्या है? ये पैराजम्बल्स है. क्या है? पैराजम्बल्स. यस, पैराजम्बल इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जनरल इंग्लिश. और मैं जो आज लेके आई हूँ वो इसके कॉन्सेप्ट्स नहीं है, एप्लीकेशन है. यस, विल बी प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन. हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं. मैंने ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं लिए, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं. तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस को पिक किया है और अब हम लोग उनके साथ डील करेंगे एंड विल सी हाउ टू डू इट. But before we start, as I always do, I am Mamta Prashad and this is Dhimant Classes. Dhimant Classes are the classes with a social objective. And what is that social objective? The social objective is to bring together all those students, उन सारे students को साथ लेके आना जो कि किसी भी competitive exam के लिए aspire करते हैं, लेकिन फिनेंशियली कहीं ना कहीं अपने आप को वीक पाते हैं और वो इसीलिए ये नहीं कर पाते. राइट? इसीलिए ये क्लासेस आपको सिर्फ 1 रुपी पर डे के हिसाब से क्लासेस करा था. आप सोच सकते हो 1 रुपये में आपको पूरे दिन की क्लास, एक दिन की पूरी क्लास, चाहे आप जितने भी क्लासेस कर लो, और वो भी सिर्फ 1 रुपी में. अरे व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गो एंड एनरोल योरसेल्फ फास्ट. खुद तो करो ही और इस सामाजिक उद्देश्य में हमारे साथ जुड़िए. उन सारे लोगों को भी इसके बारे में बताइए जिनको इसके बारे में पता नहीं पर इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है. प्लीज़ डू इट. हाँ, हैविंग सेड दैट, लेट्स मूव ऑन टू व्हाट वी ऑट टू डू. अब पैराजम्बल्स होता क्या है? बेसिकली ये कुछ एक पैराग्राफ के पार्ट्स हैं. उसमें पैराग्राफ इज मेड अप ऑफ सेंटेंसेस, ये आपको भी पता है. पैराग्राफ क्या होता है? उसके अंदर बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं. अब उन सेंटेंसेस को जानबूझ के अलग सीक्वेंस में, जो उसका एक्चुअल सीक्वेंस है उससे हटाकर एक हैफजर्ड वे में उसको जम्बल अप कर दिया गया है, उसको एक साथ मिला दिया गया है, घोटाला कर दिया गया है. और आपको क्या करना है? आपको ढूंढना है कि उसका सही सीक्वेंस क्या है, क्योंकि जब तक सही सीक्वेंस में वो ना आए तब तक आप उसके सही मीनिंग को नहीं समझ सकते. इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और पता है ये पूछा क्यों जाता है? ताकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आप ये बता सकें कि आपकी लॉजिकल एक्यूमेंस, आपके लॉजिकल स्किल्स कितने अच्छे हैं. आपको सिर्फ लॉजिक ही यहाँ नहीं लगता, यहाँ पे आपके ग्रामर का स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके वोकैब का स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए, एडिशनली लॉजिकल स्किल्स भी बहुत अच्छा होना चाहिए. तब जाके आप इसको प्रॉपर वे में कर पाते हो. तो what are we waiting for? Let's get going. And here we are. Let me take the pen as I always do. अब पेन ले लिया है तो मुझे बताने में आसानी होगी. Yes. और करते हैं ये पहला क्वेश्चन. Given below are 4 jumbled sentences, मतलब जिनको उल्टा पुल्टा करके डाल दिया गया है. Out of the given options, pick the one that gives their correct order. आपके पास ऑप्शंस भी गिवन है, आपको उस वाले को ढूंढना है जो सही सीक्वेंस बताता है. राइट? अब मैं आपको पढ़ के बताती हूँ एक एक सेंटेंस. A man on a bike had a right on the pavement. When he tried to plunge onto the road, a car hit him. As the bus inched through the evening light, the traffic grew. There was no space on road anymore. अब ये आप ऐसे समझो, इतना तो समझ आ रहा है, रोड, ट्रैफिक, बाइक, बस, इसकी कुछ बात हो रही है, कार की. बट क्या हो रही है बात? इसका सीक्वेंस नहीं समझ आने की वजह से हमें इस अलग अलग सेंटेंसेस में हम लोगों ने पढ़ा. कुछ तो समझ आया कि ये रोड से रिलेटेड है, कुछ ट्रैफिक से रिलेटेड है, बट एग्जैक्टली क्या है ये समझ नहीं आ रहा. फिर इसको कैसे करें?
व्हाट शुड बी द प्रॉपर वे ऑफ डूइंग इट। अब मैं आपको एक एक करके मैंने जैसा आपको बताया कि हम लोग कर तो रहे एक्सरसाइज, बट ये एक्सरसाइज करने के लिए यू नीड टू नो अबाउट व्हाट शुड बी द प्रॉपर स्ट्रैटेजी ऑफ डूइंग इट। इसका सही स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, तो मैं आपको वो स्ट्रैटेजी बताती हूँ। सबसे पहले आपको करना ये चाहिए, द फर्स्ट थिंग टू डू इज रीड इट फुली। रीड फुली द फुल थिंग। किसी भी सीक्वेंस में लिखा हो, ये जिस भी सीक्वेंस में हो, आप उसको पढ़िए जरूर। पूरा जब आपने पढ़ा तो दिस विल गिव यू एन आइडिया एज टू व्हाट दिस इज अबाउट, आइडिया अबाउट व्हाट इज द टॉपिक, ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है, ये इसका आइडिया मिलता है आपको। अच्छा, जैसे ही आपको इसका आइडिया मिल गया, अब आप सोचोगे अच्छा इसके बारे में क्या बोला गया हो सकता है। ठीक है, तो व्हाट अबाउट इट। सेकेंड इज टू आइडेंटिफाई द पैटर्न। अब पैटर्न का मतलब क्या होता है, मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। देखो, जब भी कोई चीज़ आपसे डिस्कस की जाती है तो या तो वो एक एक्सप्लेनेशन ऑफ एन आइडिया होता है, या फिर कॉज एंड इफेक्ट होता है। कोई कॉज बताया गया है और उसका इफेक्ट क्या क्या होता है ये बताया जाता है, या वैसे वर्सा इफेक्ट एंड कॉज हो सकता है। इफेक्ट एंड कॉज कब होगा, अब आप सोचोगे मैम ये तो एक ही बात है, कॉज एंड इफेक्ट, इफेक्ट एंड कॉज एक ही बात है। मेरे ऐसा बोलने के पीछे एक वजह है कि अगर आपने जब पढ़ा उसमें आपको दिख रहा है कि असर ज़्यादा है और कॉज कम है, तो वो कॉज एंड इफेक्ट है, पहले कॉज आएगा फिर इफेक्ट्स आएंगे। अगर वाइसे वर्सा है, कॉजेज बहुत हैं और इफेक्ट एक है, तो पहले कॉज आएंगे, पहले इफेक्ट आएगा कि ये इफेक्ट है और इसके कारण ये हो सकते हैं। तो ये हमें समझने में मदद करता है कि हमें इनको पुट कैसे करना है, राइट। आइडिया एक्सप्लेनेशन हो सकता है, आइडिया रीफ्रेजिंग हो सकता है कि अभी तक आप उस चीज़ को जिस तरीके से देखते आ रहे थे, ये उससे कुछ अलग हटके हो, राइट। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम फिर क्या करते हैं, फिर हम लोग ग्रामेटिकल कनेक्टर्स ढूंढते। थर्ड में हम क्या करते हैं, एक बार पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर हम ग्रामेटिकल लिंक्स ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं, ग्रामेटिकल लिंक्स। ठीक है, कि बहुत सारी ऐसी ग्रामर की पोर्शन है ना जो हमें एक्चुअली कुछ हिंट्स देती है। देखो, ये इसके बाद आएगा, ये इसके पहले आएगा, और जैसे जैसे मैं ये करूँगी आप देखोगे कि मैं आपको कैसे बताती हूँ। ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें। अब आप सोचो, आम तौर पे जब तक कि जो ऑथर है उसका कोई और पर्पस ना हो, तो आम तौर पे आप देखोगे कि प्रोनाउन से कभी भी कोई सेंटेंस शुरू नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रोनाउन इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन, नो। तो प्रोनाउन अगर है तो इसका मतलब है कि उससे पहले उस प्रोनाउन का नाउन जरूर आया होगा, तो यू हैव टू लुक फॉर दैट। तो ये ग्रामर जो है ना वो बहुत बड़े हिंट्स होते हैं। दूसरा, जो लिंकिंग वर्ड्स होता है, अब कंसेप्चुअल कनेक्टर्स, कॉन्सेप्ट के हिसाब से किस चीज़ को किसके बाद आना चाहिए, वहाँ पे आप क्या यूज़ करते हैं, अपने लॉजिक को, एंड आप अपने लॉजिक को यूज़ करते हो। तो चलो अब मैं धीरे धीरे इसको करती हूँ। अब मैं दोबारा से, मैंने एक बार पढ़ा था, अब मैं दोबारा से पढ़ूंगी ताकि हम लोग इसके आइडिया को प्रॉपरली समझ सके और उसके पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सके, राइट। हैविंग सेड दैट, लेट मी स्टार्ट डूइंग इट। अ मैन ऑन अ बाइक हैड टू राइड ऑन द पेवमेंट। एक आदमी जो बाइक पे था उसको पेवमेंट पे चलना पड़ा। पेवमेंट का मतलब आपको आई होप पता हो, वो जो फुटपाथ होता है, वो जो टाइल्ड पार्ट होता है ना, साइड ऑफ द रोड के साइड में जो टाइल्स जिस पे लगे होते हैं, यस, सो दैट इज द पेवमेंट। व्हेन ही ट्राइड टू प्लंज ऑनटू द रोड, अ कार हिट हिम। जब वो पेवमेंट से उतरकर रोड पे आने की कोशिश किया तो एक कार ने उसको हिट कर दिया। As the bus inched through the evening life, the traffic grew. जैसे ही बस इवनिंग लाइफ, मतलब वो धीरे धीरे इवनिंग लाइफ, शाम के वक्त अगर कोई बस जा रही होगी कितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा, क्योंकि सब सारी जगहों की छुट्टी होती है उसी वक्त, स्कूल की, कॉलेज की, ऑफिसर्स की, यस, तो ट्रैफिक है। अब हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं।
देयर वॉज नो स्पेस ऑन द रोड एनी मोर, तो रोड पे एकदम भी जगह नहीं थी। अब आपको समझ आ रहा है कि एक कंडीशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे पैटर्न क्या है, एक कंडीशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। रोड के हेवी ट्रैफिक को देखते हुए एक कंडीशन को समझाने की कोशिश की गई है। अब आपको लिंक्स मुझे तो अभी दिख गई, फिर भी मैं समझाती हूँ। अब विल लुक फॉर द स्टार्टिंग सेंटेंस। हम लोग देखेंगे कि स्टार्टिंग सेंटेंस क्या हो सकता है। अ मैन ऑन अ बाइक हैड टू राइड ऑन द पेवमेंट। चलो ये लगता है कि इससे पहले कुछ नहीं होगा, तो इसको मैं मान के चलूंगी कि चलो ऑप्शंस हमारे पास ढेर सारे हो सकते हैं, तो हमारी सीक्वेंस 1 2 3 4 ऐसे हो सकती है। तो ए एक स्टार्टर हो सकता है, राइट। अब बी को देखते हैं, व्हेन ही ट्राइड टू प्लंज, तो व्हेन ही, अब देखो मैंने अभी तुरंत बोला ना कि प्रोनाउन से पहले तो नाउन आएगा, तो ही है तो उसके पहले डेफिनेटली मैन आएगा, क्योंकि इसके पहले तो और कोई इंसान की बात हो नहीं रही है। तो मैन ये वाला पार्ट तो पक्का ही इससे पहले आएगा, ये हमारी समझ में आ रहा है। तो एक चीज है कि ए और बी एक सीक्वेंस में है, तो मैं इसको यहां लिखती हूँ, ये उसके बाद होगा, उससे पहले नहीं हो सकता है, और भी कहीं हो सकता है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। C says, as the bus inched through the evening life, the traffic grew. जैसे जैसे वो बस धीरे धीरे इवनिंग लाइफ वाले रोड पे चलने लगा, ट्रैफिक और बढ़ती जा रही थी। There was no space on the road anymore. रोड पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहा। तो ट्रैफिक, ये देखो ये एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है ना। अगर ट्रैफिक बढ़ रही होगी तो ऑब्वियसली रोड पे स्पेस नहीं बचेगा। अच्छा, अब आते हैं पहले वाले सेंटेंस पे, जिसको हम लोगों ने स्टार्टर समझ लिया। अब सोचो कि वो ऑल ऑफ अ सडन कहाँ से आया होगा। क्योंकि रोड पे जगह नहीं थी, इसीलिए वो बाइक वाला कहाँ चल रहा होगा, फुटपाथ पे, पेवमेंट पे। अगर रोड पे जगह होती तो वो पेवमेंट पे नहीं चल रहा होता, और अगर फिर वो उस पेवमेंट पे चलने के बाद उतरने की कोशिश नहीं करता तो उसको टक्कर भी नहीं लगती। आप समझ रहे हो? यस, दैट इज द रीजन व्हाई दिस कैन नॉट बी द स्टार्टर। अब आपको समझ आया? सो वी वुड एक्चुअली, कंडीशन यहां से शुरू हो रहा है, सो वी वुड स्टार्ट विद दिस एंड फॉलोड बाय डी, क्योंकि as the bus inched through the evening life, the traffic grew, there was no space on the road anymore, and क्योंकि स्पेस नहीं था तो उस बेचारे को कहाँ चलाना पड़ा, पेवमेंट पे। A man on a bike had to ride, had to मतलब ये क्या बता रहा है, कंपल्सरीली, क्योंकि उसके पास जगह नहीं बची थी, had to ride on the pavement, and when he tried to plunge onto the road, उसके बाद जब वो चाहा रोड पे आने का पेवमेंट से उतर के, तो एक कार ने उसे टक्कर मार दी। I hope you've got it. So the sequence is C, D, A, B, and where is the option? This is the one, 4. Number 4 is the correct option to be chosen, C, D, A, B. I hope this is clear to you all. अगर नहीं हुआ तो आगे के क्वेश्चंस में पक्का ही हो जाएगा, और वैसे मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए था। Let's move on. ओके, अब जैसे मैंने वहां पे बताया था, क्या बोला था, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पूरे पैराग्राफ को, चाहे वो जिस भी सीक्वेंस में हो, उसको पढ़ लेना है, ताकि उसके बारे में हमें आइडिया मिले कि ये टॉपिक क्या है इसका, और फिर उसके पैटर्न क्या है, वो है क्या। ठीक है, ये दो चीज, और उसके बाद ग्रामेटिकल कनेक्टर्स ढूंढेंगे, वो बात की बात है, सबसे पहले पढ़ेंगे। सो द सेकेंड क्वेश्चन कमिंग योर वे, वंस द फॉर्मेलिटीज आर डन, you can start using your account and save time and money. एक बार फॉर्मेलिटीज हो गई तो आप अपने अकाउंट को यूज करना शुरू कर सकते हैं, और समय और पैसे दोनों की बचत कर सकते हैं। ओपनिंग अ बैंक अकाउंट कैन सीम इंटिमिडेटिंग, कि बैंक अकाउंट खोलना कई बार बहुत डरावना सा लगता है। क्यों? गेटिंग योर अकाउंट ओपन is just a matter of providing certain details and funding your account. Fortunately, most banks follow a standardized process. लेकिन एक अकाउंट को ओपन करना, ये जस्ट एक मैटर ऑफ प्रोवाइडिंग सर्टेन डिटेल्स है, कुछ डिटेल्स देना और अपने अकाउंट में पैसे डालना। सच पूछो तो बस इतना ही है, तो डरने की क्या बात है। फॉर्चुनेटली मोस्ट बैंक्स फॉलो अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस, और सबसे अच्छी बात है
किस्मत से ज़्यादातर बैंक एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस ही फॉलो करता है। तो ये क्या है, किसके बारे में? एक बैंक ओपनिंग के बारे में है, बैंक के में अकाउंट कैसे खोला जाए इसके बारे में है। लोग कई बार डर जाते हैं, यार बैंक में अकाउंट खोलने जाना है। पर उसके बाद इन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बताया कि आपको ऐसा लग सकता है कि ये बहुत टीडियस काम है, बहुत बहुत कुछ करना पड़ेगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, आइडिया रीफ्रेज किया है। पैटर्न क्या है हमारा, हम लोगों ने पहले पढ़ा, टॉपिक समझ में आई कि ये बैंक अकाउंट ओपनिंग की बात कर रहे हैं कि आमतौर पे लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम है, पर एक्चुअली नहीं है। ये हमें पढ़ के समझ में आया। ओके, अब ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है? इसका पैटर्न है आइडिया रीफ्रेजिंग। आइडिया रीफ्रेजिंग क्यों? क्योंकि पहले ये क्या कहता है, कुछ अलग कहता है। पहले कहता है लोग डर जाते, उसके बाद बोलते लेकिन ऐसे डरने की बात नहीं है। तो रीफ्रेजिंग है ना, पहले एक आइडिया दिया गया कि लोग डर जाते और फिर बोलते कि ऐसे कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट्स हैं। तो आपको क्या समझ आया? दिस इज द पैटर्न फॉलोड ओवर हियर इज आइडिया रीफ्रेजिंग। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट शुड बी द स्टार्टर, क्योंकि अब तो ग्रामेटिकल कनेक्टर्स ढूंढेंगे हम, स्टार्टर ढूंढेंगे और फिर उसको कनेक्ट करने वाले ढूंढेंगे और फिर आइडियाज जो कनेक्ट करता हो उसको देखेंगे, राइट? तो हैविंग डन दैट, आई मीन हैविंग रेड इट, अंडरस्टूड और आइडेंटिफाइड द पैटर्न, अब हम लोग सबसे पहले आइडिया की बात करेंगे। मैंने बोला था आइडिया रिफ्रेजिंग, तो आइडिया है ही क्या यहाँ पे? वंस द फॉर्मेलिटीज आर डन, इससे आपको समझ में आ रहा है कि ये तो बात का ही सेंटेंस हो सकता है। एक बार फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई, मतलब फॉर्मेलिटीज की बात तो हुई होगी तब ना पूरी होने की बात करेंगे। तो ऑब्वियसली ए इज नॉट द स्टार्टर। B, opening a bank account can seem intimidating. Yes, and that is the idea also, right? तो हम इसके साथ ये शुरू कर सकते हैं, दिस कैन बी वन ऑफ द स्टार्टर्स। देखो बहुत सारी ओपनिंग स्टेटमेंट लग सकती है, पर वो स्टार्टर हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, राइट? तो एक स्टार्टर तो ये जरूर है। लेट मी सी इफ आई कैन गेट अनदर वन एज वेल। ओपनिंग अ बैंक अकाउंट कैन सीम इंटिमिडेटिंग. गेटिंग योर अकाउंट opened is just a matter of providing certain details and funding your account. Fortunately, most banks follow a standardized process. फॉर्चुनेटली बोलने के लिए हम लोगों ने उससे पहले ज़रूर ना कुछ बात की होगी, और वो बात क्या की होगी पता है? वही कि अकाउंट ओपन करना लगता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत होगी, डर जाते लोग, पर एक्चुअली या किस्मत से ज़्यादातर बैंक एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते, एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस फॉलो करते। तो बी के बाद एक्चुअली ये कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसके बाद हम बोलेंगे कि आपको अपना अकाउंट खोलने के लिए सिर्फ इतना ही तो करना होता है, और एक बार सारा कुछ हो गया तो फिर आपका समय, आपके पैसे, सबकी बचत होती है। ओके, सो ओपनिंग अ बैंक अकाउंट कैन सीम इंटिमिडेटिंग एंड दैट इज द आइडिया। और रीफ्रेजिंग अब उसके बाद शुरू होगा। रीफ्रेजिंग है फॉर्चुनेटली, क्योंकि अब आप बोल नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, किस्मत से हर एक बैंक एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस फॉलो करता है। तो इट विल बी फॉर्चुनेटली मोस्ट बैंक फॉलो अ स्टैंडर्डाइज प्रोसेस। और स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है तो आपको क्या करना पड़ता है वो बताते हैं कि स्टैंडर्डाइज प्रोसेस के अंतर्गत आपको क्या करना पड़ेगा। गेटिंग योर अकाउंट ओपन इज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रोवाइडिंग सर्टेन डिटेल। आपको कुछ अपने डिटेल्स देने पड़ते हैं और अपने अकाउंट में पैसे डालने पड़ते हैं, फंडिंग योर अकाउंट। सो दैट इज व्हाट यू डू। और जैसे ही आप ऐसा कर लेते हैं वही फॉर्मेलिटी पूरी होगी। वंस द फॉर्मेलिटीज आर डन यू कैन स्टार्ट यूजिंग योर अकाउंट एंड सेव टाइम एंड मनी। तो BDCA। अब हम देखते हैं यहाँ पहला ही वाला हमारा ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नॉट दैट टफ, नो नो नॉट एट ऑल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so the next question coming your way. Only natural dyes are used in kalamkari. कलमकारी आपको पता होगा ना, कलमकारी इज एन आर्ट जिसपे कपड़े के ऊपर कलम जैसी चीज से पैटर्न्स बनाई जाती है विथ सम नेचुरल कलर्स एंड इट इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स। उसमें ढेर सारे स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। देयर आर टू डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ कलमकारी इन इंडिया। इंडिया में दो तरह के कलमकारी, मतलब वो जो
आर्ट फॉर्म है ना, वो दो तरह की है. दे आर द श्री कलाहस्ती स्टाइल एंड द मछलीपट्टनम स्टाइल. कलमकारी is a type of hand painted और block printed cotton textile. वो कॉटन कपड़ों का ही होता है आमतौर पे. प्रोड्यूस्ड इन इंडियन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में ये किया जाता है. ओके अच्छा, व्हाट इज दिस अबाउट? ये किस चीज़ के बारे में है? ये एक्चुअली कलमकारी जो जो हमारे यहाँ प्रिंटिंग का, हैंड प्रिंट्स का, कॉटन के कपड़ों पे, साउथ इंडिया खास करके आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना का जो आर्ट फॉर्म है, ये उससे रिलेटेड है, उसके बारे में बोला गया है. राइट, उसका डिटेल है. सो दिस इज काइंड ऑफ एन आइडिया एंड इट्स एक्सप्लेनेशन. ये क्या है? पैटर्न हम लोगों को समझ में आया ना कि ये उसके कलमकारी के अलग अलग स्टाइल्स की बात कर रहा है, उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है. तो आइडिया एंड इट्स एक्सप्लेनेशन. ये क्या है? आइडिया एंड इट्स एक्सप्लेनेशन. ओके, तो अब बात करें कि कैसे ये शुरू हुआ है और आई मीन व्हाट शुड बी द प्रॉपर सीक्वेंस टू बी फॉलोड. कैसे इसका प्रॉपर सेंस हम निकालें. राइट, अब देखो, ओनली नेचुरल डाइज आर यूज्ड इन कलमकारी एंड इट इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स. देयर आर. अच्छा बताओ, मतलब हम लोग किसी चीज़ के बारे में किसी का इंट्रोडक्शन दिए बिना सीधा ये बताने लगेंगे उसमें क्या यूज़ होता है? नहीं ना, लॉजिक नहीं है ना. इसीलिए मैंने बोला था लॉजिक भी लगता है. देयर आर टू डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ कलमकारी. अब दो डिस्टिंक्टिव स्टाइल है. आप पहले ये तो बताओ कि कलमकारी क्या है. ये बताए बिना आप सीधा ये बताने लगोगे कितने स्टाइल्स हैं उसके. और सी तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि वो बी से कनेक्टेड है. पहले बोलता है दो डिस्टिंक्टिव स्टाइल है और फिर दोनों स्टाइल का नाम बता रहा है सी में. दे आर श्री कलाहस्ती स्टाइल एंड मछलीपट्टनम स्टाइल. ये सुनो, ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि बी इज, आई मीन सी इज द कंटिन्यूएशन ऑफ बी. मतलब एक चीज तो हमें पता लगा कि बी और सी ऐसे आएगा एक दूसरे के बाद. ये समझ आ रहा है आपको? बी और सी हमेशा साथ रहेंगे. ये समझ आ रहा है क्योंकि बी, सी जो है वो बी का कंटिन्यूएशन है. तो एक सेट हमें मिल गया कि ये दोनों हमेशा साथ रहेंगे और बी पहले आएगा, सी बाद में आएगा. ओके, तो ये एक तरीका है कि अगर आप एग्जाम में जल्दीबाजी में है तो आप एक बार देख जरूर सकते हो कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें बी के बाद सी आ रहा है. आप उसको चुन सकते हो. राइट, यहाँ पे देखो सी के बाद बी आ रहा है विच इज नॉट करेक्ट. यहाँ पे बी के बाद सी आ रहा है. अच्छा, हम इसको मान के चलेंगे, मतलब ये शॉर्टकट है. तीसरे में सी, फिर सी के बाद बी, दिस इज नॉट डन. एंड यहाँ पे भी मतलब एक ही है वैसा. खैर एनीवेज स्टिल विल, क्योंकि अभी तो हमारे पास टाइम है ना. जब हमारे पास टाइम नहीं होगा तो हम ये शॉर्टकट कर सकते हैं, बट अभी टाइम है तो वाई टू गो इन फॉर द शॉर्टकट. अब देखते हैं डी क्या कहता है. कलमकारी इज अ टाइप. देखो, दिस इज द इंट्रोडक्शन. नो, ये इंट्रोडक्शन है ना. कलमकारी इज अ टाइप. अब बता रहे कलमकारी क्या है. सो कलमकारी इज अ टाइप ऑफ हैंड पेंटेड और ब्लॉक प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस्ड इन इंडियन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. तो ये हमारी समझ में आ रहा है ना कि है. अब उसके स्टाइल के बारे में बात करेंगे. देयर आर टू डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ कलमकारी, लेकिन नहीं, ए ओनली नेचुरल डाइज आर यूज इन कलमकारी एंड इट इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स, क्योंकि ये फिर कहीं और फिट नहीं बैठेगा. तो यस, विल स्टार्ट विद डी फॉलोड बाय ए एंड बी सी. यस, वी वर राइट. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन टू बी चोजन. आई होप यू अंडरस्टूड. Shall we move to the next one? Yeah, here we are with the next parajumble question. And mind you, ये सारे questions पहले SSC में आ चुके हैं. It is now to this question. It is a popular tourist spot. अब देखो ये, अच्छा आप पढ़ते ही आपको समझ में आ रहा है it is किसकी बात कर रहे हैं. it से कभी भी ये शुरू हो सकता था क्या? नहीं. तो इतना तो आपके समझ में आ गया कि इसके पहले ज़रूर कुछ बोला गया होगा, किसी का नाम लिया गया होगा, किसी टूरिस्ट स्पॉट का नाम लिया गया होगा. इट इज़ अ पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट फॉर वॉचिंग द सनसेट एंड सनराइज ओवर द ओशन. Kanyakumari is a coastal town in the state of Tamil Nadu on India's southern tip. It is also a noted pilgrimage site thanks to its Bhavavati
Amman Temple and Our Lady of Ransom Church, a center of Indian Catholicism. Jutting out into the Laccadive Sea, the town was known as Cape Camorin during the British rule. ये क्या कहता है? इतना तो समझ आया कि बात किसकी हो रही है, कन्याकुमारी की, और कन्याकुमारी का डिस्क्रिप्शन दिया गया है. तो दिस इज अगेन एन आइडिया एंड एक्सप्लेनेशन. ठीक है, मतलब ये कन्याकुमारी के बारे में बताया गया है और कन्याकुमारी का डिस्क्रिप्शन दिया गया कि वहां पे क्या क्या चीजें कैसे कैसे है. ओके, तो अब देखते कि स्टार्ट कैसे करें हम. सो इट इज से तो ऑब्वियसली विल नॉट स्टार्ट. सो लेट्स सी व्हाट वील स्टार्ट इट विद. 1 2 3 4, क्योंकि 4 4 का है तो मैंने रखा है ऐसे बना के कि what all can be the alternatives. So it is, obviously will not start. Kanyakumari is a coastal town. That seems to be the introduction of this particular paragraph. So we'll definitely take this. Kanyakumari is a coastal town in the state of Tamil Nadu on India's southern tip. अब ये भी समझ आ रहा है कि ये इसके बाद क्या होगा. इसके बाद बोल रहे हैं it is also a noted pilgrimage site thanks to its Bhagavati Amman temple and Our Lady of Ransom Church, a center of Indian Catholicism. Jutting out into the Laccadive Sea, the town was known as Cape Camorin during the British rule. अब देखो इन दोनों में बिटवीन सी एंड डी आपको क्या लग रहा है? कन्याकुमारी सदर्न टिप. अब ये उसकी स्थिति की बात कर रहा है, भौगोलिक स्थिति, उसकी जोग्राफिकल लोकेशन की बात कर. एंड डी इज काइंड ऑफ अ कंटिन्यूएशन कि वो कौन से सी के बगल में है. इस सिटी को, इस टाउन को पहले के समय में क्या नाम से जाना जाता था. सो दिस शुड बी एक्चुअली द कंटिन्यूएशन. कन्याकुमारी इज अ कोस्टल टाउन इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु on India's southern tip, jutting out into the, because that is the sequence, into the Laccadive Sea. The town was known as Cape Camorin during the British rule. So I will go with this. ठीक है. It is, अब हम लोग बताएंगे वो क्या है. It is a popular tourist spot for watching the sunset and sunrise over the ocean. एंड इट इज ऑल्सो नोटेड. देखो इट इज पहले बोला ऑल्सो. ये वाला जो ऑल्सो है ना, यही छोटी छोटी चीजों पे आपको ध्यान देना है. जब तक इट इज की बात आपने पहले नहीं की है तो इट इज ऑल्सो कैसे करोगे. आप पहले बताओगे कि वो क्या है, फिर बोलोगे और भी तो बाद में आएगा ना, जब आपने पहले नॉर्मल वाला यूज कर लिया है. हाँ, तो इट इज अ पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट फॉर वॉचिंग द सनसेट एंड सनराइज ओवर द ओशन. It is also a noted pilgrimage. So this is how we do it. B, D, A, C. Do we have that option? Yes, we do have it. So 3 is the correct option to be chosen. Is that clear? Is that understood or not? समझ आ रहा है? I hope so. Keep practicing. But once I have done it, आप भी कुछ questions लेके इसको practice जरूर करो. Right? Okay. So the next one, the market which has remained clogged with vehicles was all clear for pedestrian. There was even marked the has been marked with stripes demarcating space for hawkers. Something is missing over here. The road has been, the pavements have been, whatever. There has to be something. I'll see. It also lined with beautiful, it is also lined. There is a lot of things which is left over here. It is also lined with beautiful potted plants to give it a green look. Visitors to the busy Karol Bagh market in Delhi were in for a surprise. हाँ, अब समझ आया कि क्या है. ये करोल बाग की बात कर रहा है जो कि दिल्ली का वन ऑफ द बिजिएस्ट मार्केट है. वहाँ के बारे में बोल रहे हैं कि एक सरप्राइज था कि मार्केट जो हमेशा व्हीकल्स से
अटा रहता था, जगह नहीं होती थी, पूरी तरीके से ट्रैफिक जाम होता था, वो पूरा सिर्फ पेडेस्ट्रियन के लिए क्लियर किया गया था। और वहाँ पे डिमार्केशन भी, स्ट्राइप्स बना के डिमार्केशन भी किया गया था जहाँ पे हॉकर्स खड़े रह सके, और वहाँ पे सुंदर सुंदर प्लांट्स भी लगाए गए थे। अब ये समझ आया है, ये बातें हो रही हैं। सो दिस इज एक्चुअली डिस्क्राइबिंग अ पर्टिकुलर डे, जिस दिन कुछ खास हुआ होगा, राइट? ओके, अब चलिए इसके सीक्वेंस को देखते हैं, राइट? तो हम लोगों ने द मार्केट मतलब कोई स्पेसिफिक मार्केट की बात हो रही है, तो ये द मार्केट कौन सा है, इसका इंट्रोडक्शन तो ए से पहले होना ही चाहिए, यस और नो? द मार्केट यहाँ पे हैज इवन बीन मार्क्ड विद स्ट्राइप्स डिमार्केटिंग द स्पेस ऑफ हॉकर्स, तो वो भी किया गया था। तो चलो ठीक है, फिर वो द मार्केट है, उससे पहले जरूर नाम आया होगा। इट वॉज ऑल्सो लाइन्ड, सॉरी, it was also lined with beautiful potted plants to give it a green look. Okay, now D says visitors to the busy. अब ये करोल बाग मार्केट, यहाँ पे नाम आ रहा है, तो जहाँ नाम आ रहा है वो सबसे पहले होना चाहिए। विजिटर्स टू द करोल बाग मार्केट इन दिल्ली वेयर इन फॉर अ सरप्राइज। उनको अचानक बहुत जबरदस्त सरप्राइज लगा। क्यों? बात करते हैं। दैट वॉज बिकॉज कि द मार्केट, जो कि पूरी तरीके से अटा पड़ा रहता था व्हीकल से, वो पूरा पेडेस्ट्रियन के लिए, पैदल चलने वालों के लिए क्लियर किया गया था। सो डी फॉलोड बाय ए, राइट? एंड देन द मार्केट वॉज इवन मार्क्ड, तो क्लियर किया गया था, सिर्फ उतना ही नहीं, उसको मार्क भी किया गया था, ये और आश्चर्य की बात है। और it was also lined, also will come at the end, with beautiful potted plants to give it a green look. Yes, so D, A, B, C, option number 2. Yes, this is how we do it. See कैसे ये बहुत आसान होता जाता है, just because you are looking into the logic of it. Let's see the next one. This network of, sorry, it is not stories, this network of stories is known in academic circle as fiction or imagined reality. इस नेटवर्क, ये स्टोरी के नेटवर्क को एकेडमिक सर्कल में या तो हम फिक्शन कहते हैं या इमेजिनेशन की रियलिटी, मतलब आप समझ रहे, इमेजिन्ड रियलिटीज, ऐसी रियलिटी जो सिर्फ इमेजिनेशन में है लेकिन उनके हिसाब से वो रियलिस्टिक है। However, an imagined reality is not a lie. लेकिन अगर देखा जाए तो ये imagined reality एक lie नहीं है। Over the years, people have woven an incredibly complex network of stories. कई सालों में लोगों ने जबरदस्त रूप से कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ स्टोरी तैयार की है। Within this network, fictions not only exist but also accumulated immense power. ये स्टोरीज की ही बात हो रही है, जो फिक्शंस है, जो नॉट रियल है, इमेजिनेशन है, पर इसने बहुत जबरदस्त पावर। फिक्शंस लोग पढ़ना पसंद करते हैं, और पता है कई बार तो सचमुच ये जो फिक्शंस है ना, जो सचमुच पहले फिक्शन थे, वो रियलिटी में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि साइंटिस्ट को इससे आइडिया आया और उन्होंने उस पर रिसर्च किया और वो सच भी हुआ। Yes, this has happened. So keeping that in mind, let's see कि ये क्या है, right? ये वाला पर्टिकुलर जो पैराग्राफ है, this is actually talking about that style of writing या स्टोरीज जो कि फिक्शनल है, जो इमेजिनेशन है, ठीक है? और उसके बारे में ये बताया गया, उसकी डिटेल्स बताई गई है, राइट? सो विल सी हाउ इट गोज, विल सी दैट। तो सबसे पहली चीज, दिस नेटवर्क, दिस से तो ऑब्वियसली इसका मतलब हम लोगों ने किसी चीज के बारे में बात की होगी, तो ए तो हमारा स्टार्टिंग हो ही नहीं सकता था, राइट? आर यू गेटिंग इट?
ए से तो स्टार्ट हम कर नहीं सकते थे, तो फिर कहाँ कहाँ स्टार्ट कर सकते हैं, लेट्स सी। हाउएवर, अब हाउएवर भी कब बोलते हैं यार, फिर भी ऐसी चीज़ें हम कब बोलेंगे, शुरुआत में तो नहीं बोलेंगे, नहीं। ओके, ओवर द years people have woven an incredibly complex network of stories। ये लगता है कि हाँ, सालों साल में लोगों ने एक बड़ा सा नेटवर्क तैयार किया है, ए इनक्रेडिबल, बहुत खूबसूरत, अविश्वसनीय कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ स्टोरीज क्रिएट किया है लोगों ने, राइट। ओके, सो हैविंग सेड दैट, लेट्स सी व्हाट दिस एक्चुअली कैन बी। दिस कैन बी एन ओपनर विद इन दिस नेटवर्क, क्योंकि अगला बोलता है विद इन दिस नेटवर्क, सो ओनली एंड ओनली सी कैन बी द ओपनिंग स्टेटमेंट, सॉरी ओपनिंग सेंटेंस। ओके, so having done that, over the years people have woven an incredibly complex network of story. Within this network, fiction not only exists but also accumulated within this network, this network of stories is also known in academic circle as fiction। हाँ, इसके बाद ये आएगा, over the years people have woven an incredibly complex network of stories. This network of stories is known in academic circle as fiction or imagined reality। So विद इन दिस नेटवर्क, अब दिस नेटवर्क और विद इन दिस नेटवर्क, पहले तो नेटवर्क के बारे में बताया और फिर इस नेटवर्क के अंदर क्या होता है। विद इन दिस नेटवर्क फिक्शन नॉट ओनली एग्जिस्ट बट ऑल्सो एक्यूमुलेटेड इमेंस पावर। However, an imagined reality is not a lie. Imagined reality is not a lie. So CADB, which is option number 1. And we come to a point where we would be talking about one more such paragraph.